Hello aspirants, this is the final video that I am going to produce here. This is the full paper discussion, fifth part of the video. और GS3 का ये completion है. Through these videos, what we are trying to do is we are presenting answer structure. और इस आंसर स्ट्रक्चर में आप देख पाएंगे कि जो वर्ड लिमिट है उसमें कैसे आंसर को आप लिमिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और वर्ड लिमिट में ही आप कैसे डायग्राम्स को प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ग्राफ्स को प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर स्टेटिस्टिक्स प्रेजेंट कर सकते हैं जहां भी अवेलेबिलिटी हो। ओवरऑल आंसर्स में मैं यूज नहीं करता, लेकिन मैं आपको टाइम टू टाइम ये बता देता हूं कि यहाँ पे डायग्राम्स अगर प्रेजेंट करते हैं तो दैट कुड हैव बीन बेटर। और डायग्राम्स या फिर स्टेटिस्टिक्स या फिर ग्राफ्स इन सब प्रोड्यूस करने से, उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने से यही होता है कि यू कुड गेट गुड मार्क्स, और आप जिसके अगेंस्ट कंपटीशन में है डेफिनेटली यू कुड स्कोर बेटर। ठीक है, सो दीज आर दी ओवरऑल things that are being discussed in the video, and that could possibly give you an idea on how you will attempt the questions that are being given in the UPSC mains exam. ठीक है, तो I'll be starting with this first question from the fifth part of full paper discussion. The question is how illegal immigration in India is one of the major internal security challenges. Also discuss existing legal framework to deal with the issue. तो illegal immigration के बारे में बताना है. You can just explain this thing. ठीक है, इलीगल इमिग्रेशन आप सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन है क्या. तो देयर आर लॉज इन ईच एंड एवरी कंट्री. ठीक है, रिगार्डिंग सिटीजनशिप को लेके हर कंट्री में लॉज होते हैं, और इसके अलावा भी क्योंकि इंडिविजुअल कंट्रीज, देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ कंट्रीज, उनके ग्रुपिंग्स हैं, उनके एसोसिएशंस हैं यूनाइटेड नेशंस में, और यूनाइटेड नेशंस के कई सारे कन्वेंशंस जो है क्रिएट हुए हैं, और वो जो कन्वेंशंस है वो ये कहते हैं कि सिटीजनशिप के लॉ तो आपके यहाँ पर होंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर कभी रेफ्यूजीज को रिहेबिलिटेशन देना होगा, अगर उनको स्थायित्व देनी होगी, तो इट मस्ट बी दी duty of a particular country to provide a particular position for refugees, because they do not have to go anywhere because of certain conditions that occur in their country. ठीक है, इसकी वजह से refugees को कहीं ना कहीं जो है जगह मिलनी चाहिए. तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस डिफरेंट काइंड ऑफ कन्वेंशन जो है सेटअप किया हुआ है, और उसके थ्रू जो है कई सारे रेफ्यूजीज बेस अलग अलग कंट्रीज में बन जाते हैं, जैसे कि अरब स्टेट्स हैं, वहां से क्योंकि वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, वहां पे डेंजर सिचुएशंस क्रिएट हो गए, तो वहां से लोग माइग्रेट करना शुरू कर दिए. वो कुछ यूरोप चले गए, कुछ इंडिया आ गए, कुछ पाकिस्तान चले गए. तो जो रेफ्यूजीज का बेस है ऐसे कंट्रीज में, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दैट अकर इन अ पर्टिकुलर कंट्री, उसकी वजह से क्रिएट हो जाता है. तो यूनाइटेड नेशन थ्रू वेरियस कन्वेंशन सारे कंट्रीज को ये एडवाइस करती है कि वो रेफ्यूजीज को प्लेस करे या उनको जगह दे, या फिर जो भी लॉज कंट्री बनाती है उसमें जो है रेफ्यूजीज को लेके या फिर इमिग्रेंट को लेके एक काइंड ऑफ रूल्स रेगुलेशंस बना दे. तो ये जो है यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन होता है. वेरएज मैंने ये बताया कि इंडिया खुद ही एक कंट्री की खुद लॉ होती है जो कि सिटीजनशिप पे रूल करती है. ठीक है, तो वो जो लॉ होगी सिटीजनशिप को लेके, वो तो लोकल जो लोग हैं यहाँ पर जो नेटिव हैं उनके लिए होता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे भी लोगों को डिफाइन करते हैं जो कि एज अ रेफ्यूजी या तो आए हुए हैं या तो इलीगली बाउंड्री क्रॉस कर गए हैं. ठीक है, तो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलीगल इमिग्रेंट. हु इज एन इलीगल इमिग्रेंट? दैट इज अ पर्सन who may have crossed a particular border without having a kind of legal document that he should have resided, he should have had when he was in a particular country. ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बॉर्डर क्रॉस करके आ जाता है लेकिन उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होते, दोस पीपल आर कंसिडर्ड एज इलीगल इमिग्रेंट. ठीक है, तो इलीगल इमिग्रेंट के लिए भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ लॉज जो है इंडिया में भी बनाए गए हैं, बाकी कंट्रीज में भी बनाए गए हैं. ठीक है, और रेफ्यूजीज जो होते हैं, अगर ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि बॉर्डर क्रॉस कर गए लेकिन उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, कोई कंट्री के रिक्वायर्ड अथॉरिटी जो है, जो कंसर्न अथॉरिटी होती है एक पर्टिकुलर कंट्री में जहां पे वो रेफ्यूजी बनना चाहते हैं, अगर वहां पर वो अथॉरिटी वैलिडेट कर देती है ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स, देन दैट पर्सन बिकम्स अ रेफ्यूजी. और रेफ्यूजी के लिए भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है, खास करके इंडिया में. ठीक है, तो वी हैव नोन अबाउट द इलीगल इमिग्रेंट. यहाँ पर ये भी बताना है कि व्हाट आर द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क to deal with the issue. So I will be starting with the answer here. An illegal immigrant in India is a foreigner who has entered India either without valid documents or who initially had a valid document but has overstayed beyond the permitted time as per the general provisions of the Citizenship Act as amended in 2003. ठीक है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट थे
बट दोज डॉक्यूमेंट हैव एक्सपायर्ड नाउ। वो भी ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर वो इनवैलिड अगर क्रिएट कर दिए गए हैं तो ऐसे लोगों को भी इलीगल इमिग्रेंट जो है कंसिडर कर लिया जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2003। ठीक है, सच पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, दे आर आल्सो लायबल टू बी इम्प्रिजन्ड फॉर 2 to 8 years एंड फाइन। ठीक है, अब सिटीजनशिप का कोई स्पेसिफिकेशन इंडिया में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में 5 to 11 आर्टिकल्स बताए हुए हैं, उसमें ही सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। उन आर्टिकल्स के बेसिस पर सर्टेन काइंड ऑफ एक्ट्स जो है सिटीजनशिप एक्ट डेवलप किए गए हैं, और जो पूरी तरह से जो सिटीजनशिप का एक रॉबस्ट स्ट्रक्चर था वो डेवलप किया गया था 1955 के एक्ट में, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, उस सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू जो इंडियन सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजन है, उनको भी डिफाइन किया गया, और उसके थ्रू कोर्ट भी जो है कई सारी चीजों को इंटरप्रेट करके ये बताती है कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो कौन हो सकते हैं, और जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करके बाहर कर दिया गया। दैट वाज डन इन 2003। ठीक है, नाउ वी हैव टू आंसर दैट हाउ दे बिकम थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट कैसे थ्रेट बन जाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो विल बी गोइंग टू दैट। ठीक है, इलीगल माइग्रेशन एज एन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। ठीक है, the first thing is threat to national security. The continuance of the illegal immigration of Rohingyas into India and the continued stay in India is found to be having serious national security ramifications and poses serious security threats. Now, Rohingyas were minority Muslim who migrated from Myanmar. ठीक है, अब रोहिंग्यास इलीगली इंडिया में एंटर कर जाते हैं और इंडिया में ही जो है प्रॉपर्टी वो कुछ बाय कर लिए हैं, या कहीं पर जो है अपनी जमीन खरीद लिए हैं, या कहीं पर जो है गवर्नमेंट जॉब में हो गए हैं, बट इवन दीज पीपल मे नॉट हैव वैलिड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम म्यांमार, क्योंकि यहाँ से जो प्रोसिक्यूशन हुआ था रोहिंग्यास का, उसकी वजह से ये जो है भाग कर इंडिया आ गए थे, और इंडिया में भी वो जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में चले गए जहां पे जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के लिए था। तो ये जो रोहिंग्यास का जगह जगह इंडिया में बस जाना वो भी इलीगली, दैट इज अ काइंड ऑफ थ्रेट, क्योंकि इनके बारे में अगर जानकारी नहीं है गवर्नमेंट को, देन दैट मे बिकम प्रॉब्लमैटिक इन द फ्यूचर ईयर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है और वो जो है इलीगल अथॉरिटी इलीगली जो है कहीं पर रिसाइड कर रहे हैं, दैट इज अ ग्रेटर चैलेंज, क्योंकि ये जो है पॉपुलेशन में कम नहीं है, इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। ठीक है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, इट इम्पैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लोकल पॉपुलेशंस इन द एरिया सीइंग लार्ज स्केल इन्फ्लक्सेस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। अब इलीगल इमिग्रेंट्स की अपनी खुद की जो है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, और वो जब कहीं और पे जाकर रहने लगते हैं किसी और कम्युनिटी में, उनकी जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, उनके बीच के जो डिफरेंस है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। और जब ऐसी एथनिसिटी प्रॉब्लम दिखाई देती है, देन डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स व्हिच विल बी रिलेटेड टू सिक्योरिटी। ठीक है, पीस और ट्रैंक्विलिटी को वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। ठीक है, third point is political instability. It also increases the political instability when leaders start mobilizing perception of citizens of the country against the migrants by the elites to grab political power. अब अगर इलीगल इमिग्रेंट हैं, उनके पक्ष और विपक्ष में करने वाले कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर भी होते हैं, और जब ऐसे पॉलिटिकल लीडर किसी एक काइंड ऑफ इलीगल इमिग्रेंट के पक्ष की बात करते हैं, किसी एक इलीगल इमिग्रेंट के विपक्ष में बात करते हैं, दैट क्रिएट्स अ डिवाइड इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। जो नेटिव होंगे वो जो है कंप्लीटली अगेंस्ट होंगे इलीगल इमिग्रेंट के, और जो नेटिव नहीं होंगे जैसे कि इलीगल इमिग्रेंट हैं, वो जो है सपोर्ट में होंगे ऐसे लीडर के जो कि उनके ही सपोर्ट कर रहे हों। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो लोकल लोग हैं उनके ही दिमाग में अ काइंड ऑफ डिवाइड गेट्स क्रिएटेड। ठीक है, rise of militancy, the persistent attacks against the Muslims perceived as illegal migrants has given way to radicalization. अब जम्मू कश्मीर में टाइम टू टाइम इवन जो रोहिंग्यास है उनके अगेंस्ट भी कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन बिकॉज दे आर इलीगल इमिग्रेंट दे कैन नॉट बी रूल्ड विद इन अ काइंड ऑफ लॉ, क्योंकि इनके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ तो है नहीं, दे आर ऑलरेडी इलीगल। तो उसकी वजह से बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जिसपे लॉ भी हावी नहीं हो पाता, एंड अल्टीमेटली दे आर, उनको जो है कैप्चर कर लिया जाता है, उनको रख लिया जाता है, भले ही इनके अगेंस्ट जो है प्रोसिक्यूशन यहाँ पर भी हो रहा हो। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम, ओवरऑल प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस विद द इलीगल इमिग्रेशन। Now, what are the existing legal framework that is there in India? The Foreigners Act 1946. The act empowered the government to take such steps as are necessary to prevent illegal migrants, including the use of force.
ठीक है। अब ये यूज ऑफ फोर्स को भी इनेक्ट कर दिए फॉरेनर्स एक्ट 1946 में, और इनका कहना था कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट है अगर उनको फोर्सफुली भी बाहर भेजना हो तो दैट हैज टू बी डन, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट अभी जो रिसेंटली एनआरसी सिटीजनशिप एक्ट जो कि किया गया था, जहां पर लार्जली जो एनआरसी वाला पार्ट था आसाम में जो एस्टेब्लिश किया गया था, उसके थ्रू अराउंड 40 लाख पीपल को जो पाया गया जिनका जो है कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, उनको जो है बाहर भेजा जा रहा था बांग्लादेश में। तो ऐसी जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी कि वहां पर फोर्स भी इस्तेमाल किया जा रहा था कि ऐसे लोगों को फोर्सफुली जो बाहर किया जा सके। ठीक है, तो दैट इज बिकमिंग पार्ट ऑफ इंक्रीजिंगली बिकमिंग पार्ट ऑफ सर्टेन एक्ट्स। ठीक है, अगर इलीगल इमिग्रेशन कंटिन्यूअसली अगर राइज पे है तो। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द पर्सन एंड नॉट विद द अथॉरिटीज गिवन बाय दिस एक्ट इज स्टिल एप्लीकेबल इन ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ ये प्रोवाइड करना होगा इंडिविजुअल को हु इज बीइंग कॉल्ड एज एन इलीगल इमिग्रेंट। ठीक है, द एक्ट empowered the government to establish tribunals which could have powers similar to those of civil court। अब इनके लिए स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल्स भी स्टैब्लिश किए जा रहे हैं और इनको एक ऐसा जुडिशन प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि एक सिविल कोर्ट को प्रोवाइड किया जा सके। दैट इज बीइंग एनेक्टेड इन द फॉरेनर्स एक्ट। रीसेंट अमेंडमेंट्स to the Foreigners Tribunal Order 1964 empowered even district magistrates in all states and union territories to set up tribunals to decide whether a person staying illegally in India is a foreigner or not। तो इवन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भी ऐसी अथॉरिटी दे दी गई कि वो ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश कर दें जो कि जस्टिफाई कर पाए कि कोई इलीगल इमिग्रेंट इंडिया में रह सकता है या नहीं रह सकता। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन इंक्लूडेड इन द फॉरेनर्स एक्ट 1946। Now, Citizenship Act 1955, it provides for acquisition and determination of Indian citizenship. Citizenship Amendment Act 2019 amends 1955 Act to provide that Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, and Christians from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan who entered India on or before December 31, 2014 will not be treated as illegal immigrants। अब जो 1955 एक्ट था उसको अमेंड करके जो माइनॉरिटीज थे हमारे नेबरिंग कंट्रीज में उनको जो है यहाँ पर जगह दे दी गई है, और जो भी इलीगल इमिग्रेंट 31 दिसंबर 2014 के पहले यहाँ पर एज एन इलीगल इमिग्रेंट था जो कि माइनॉरिटी होगा हमारे पड़ोसी देश में, उनको जो है स्थायित्व तो दे दिया गया, उनको सिटीजनशिप यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया, और उनको ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है 2019 उसके थ्रू किया गया 1955 के। ठीक है, तो I'll be concluding the answer। In spite of not being a party to the 1951 Refugee Convention and its 1967 protocol, India has been one of the largest recipients of refugees in the world। If India had domestic legislation regarding refugees, it could have deterred any oppressive government in the neighborhood to persecute their population and make them flee to India। ठीक है, अब रेफ्यूजीज के मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन जो है कई सारे कन्वेंशंस क्रिएट करता है कि रेफ्यूजीज को आप जो है अपने एरिया में जगह दीजिए, अपने कंट्री में जगह दीजिए। ये 1951 का रिफ्यूजी जो कन्वेंशन है और 1967 के जो प्रोटोकॉल है, दोनों को ही इंडिया साइन नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ सबसे बड़ा बेस है रेफ्यूजीज का। ठीक है, इंडिया में खुद रेफ्यूजीज को लेके कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। यदि ऐसा लॉ क्रिएट कर दिया गया होता तो जो पड़ोसी देश हैं वो भी अपने यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन करते हैं उनको भी कंट्रोल करना पड़ता। दैट इज द ओवरऑल कंक्लूजन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। What do you understand about disaster resilient infrastructure? Highlight role that can be played by the coalition for disaster resilient infrastructure in this regard। ठीक है, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना है और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इसके भी रोल के बारे में बताना है। तो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली में ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे डिवाइसेस, ऐसे प्रोफेशनल लोगों के स्किल्स की आवश्यकता की बात करता है, जहां पर जब भी डिजास्टर प्रोन एरिया में कुछ मिटिगेशन करना हो या फिर जो है रिहेबिलिटेशन करना हो तो उसमें ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे स्किल्ड प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करके और ऐसे जगह से लोगों को बाहर निकाला जा सके। इसके लिए डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जरूरी है। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करता है? प्रोबेबली द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ठीक है, गवर्नमेंट जो है इनके लिए काम तो करती ही है, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट और भी ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे हेल्प मांगती है, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर एनजीओज है या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे भी हेल्प मांगती है कि आप भी टाइम टू टाइम जो है एक्टिव रहिए और विद इन अ टाइम फ्रेम सर्टेन काइंड ऑफ इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी वहां पर रखिए, ताकि कहीं पर डिजास्टर अगर अकर करता है तो वी कैन क्विकली डू आवर थिंग एंड मिटिगेट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो दैट इज व्हाट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज। वेयर एज कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या है? ये बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स या एनजीओज
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सारी चीजों का, गवर्नमेंटल एजेंसीज है, उन सारी चीजों का कोलिशन है। और वो कोलिशन ये बताता है कि आखिरकार कहाँ से मनी आ जाएगा, जिससे कि हम जो है एक काइंड ऑफ डिवाइस, एक काइंड ऑफ इक्विपमेंट डिजास्टर प्रोन एरिया में यूज करने के लिए खरीद सकते हैं या रख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा ग्रुपिंग बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड एज कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि अगर कंप्लीटली गवर्नमेंट पे ही डिसाइड किया जाए तो गवर्नमेंट इज गुड फॉर मेकिंग पॉलिसी, लेकिन उस पॉलिसी को एग्जीक्यूशन में अगर लाना है तो डेफिनेटली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। गवर्नमेंट कैन इनिशिएट अ काइंड ऑफ फंड, बट वो फंड भी काफी कम पड़ जाता है, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग एजेंसीज का कोलिशन जो है आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, सो दैट इज वाई the role for coalition for disaster resilient infrastructure is also really very important. So I'll be starting with the answer here. The objective of disaster resilient infrastructure is to generate new knowledge on hazard risk assessment, disaster resilient technologies, mechanisms for integrating risk reduction in infrastructure financing. This will help ensure that all new infrastructure is not only disaster resilient itself, but also does not create new disaster risks. तो अब इसमें क्या करना होगा कि नॉलेज ऑन हजार्ड रिस्क असेसमेंट, हजार्ड रिस्क का असेसमेंट करने के लिए क्या क्या जानकारी चाहिए, वो भी इसका पार्ट है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का। डिजास्टर रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, मैकेनिज्म डेवलप करना जिससे कि रिस्क रिडक्शन किया जा सके। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो इन सारी चीजों को इंक्लूड करता है। ठीक है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पार्टनरशिप ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स, यूएन एजेंसीज एंड प्रोग्राम्स, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स, प्राइवेट सेक्टर, knowledge institutions that will promote the resilience of new and existing infrastructure systems to climate and disaster risks, thereby ensuring sustainable development. ठीक है, इसलिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाइनली जो है किया जा सकेगा जब ऐसे ग्रुपिंग्स अपने आप में एक्सचेंजेस कर लेंगे और जो फाइनेंशियल हर्डल है उसको भी कंप्लीटली क्लियर रखा जाएगा, और जो भी डिजास्टर एरिया है वहां पर ऑटोमेटिकली एक्टिव पार्टिसिपेशन से ऐसे सारे डिजास्टर्स को कम किया जा सके। ठीक है, इसकी वजह से कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, that is independent completely, that is not being bound, that is not being forced onto anyone. ठीक है, ये kind of association है, kind of grouping है, जो कि because of the need in the disaster areas इसको जो है डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, CDRI envisions enabling a measurable reduction in infrastructure losses from disasters, including extreme climate events. CDRI thus aims to enable achievement of objectives of expanding universal access to basic services and enabling prosperity as enshrined in the Sustainable Development Goals, while also working at the intersection of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and Paris Climate Change. तो मैंने Sendai Framework for Disaster Risk Reduction already डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, और इसके थ्रू आखिरकार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में ही बताया जाता है कि कहां पर इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है, कहां पर जो है काइंड ऑफ रेस्पॉन्स टीम को इस्तेमाल करना है, कहां पे एक्टिविटी जो है काफी क्विक होनी चाहिए। ये सारी चीजें सेंडाई फ्रेमवर्क ऑलरेडी बताता है। जो CDRI है वो भी जो है इनके जो भी फीचर्स हैं उससे जो है प्लान लेते हैं, और ये ओवरऑल अपना प्लानिंग बनाते हैं कि जिससे डिजास्टर प्रोन एरियाज जो है वहां पर रिस्क जो भी अकर करेगा उसको जो है कैसे कम कर देंगे। ठीक है, CDRI will provide member countries technical support, capacity development, research and knowledge management, and advocacy and partnership to facilitate and encourage investment in disaster resilient infrastructure systems. तो इसमें एडवाइस, ऐसे एडवाइस किए जाएंगे, जो CDRI है उसके थ्रू ऐसे एडवाइस किए जाएंगे जिससे ये बताया जाएगा कि हाउ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उनको जो है इन्वॉल्व करना क्या कैसे जरूरी होगा, क्या जरूरी है। ठीक है, और जो फंडिंग क्रिएट होगी वो जो है कैसे हेल्प करेगा डिजास्टर रिस्क एरियाज में, and how eventually a certain kind of thing could be created out of it. ठीक है, तो CDRI ओवरऑल ऐसे एजेंसीज का, ऐसे फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स का ग्रुपिंग जो कि एडवाइस करेगा, साथ ही साथ फंडिंग्स को भी जनरेट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास भी अपने जो है प्लान को लेके जाता है और उनसे जो है फंडिंग्स कराने की कोशिश करता है। तो ये जो है CDRI का खाका है।
CDRI will focus on developing resilience in ecological infrastructure, social infrastructure with a concerted emphasis on health and education, economic infrastructure with special attention transportation, telecommunication, energy and water. तो इसका जो ओवरऑल क्षेत्र है वो लगभग सारी ही चीजों को इंक्लूड करता है, इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, और जो मेन एम्फेसिस है वो हेल्थ एजुकेशन पर है, जो कि डिजास्टर के बाद जो है जब टेम्पररी बेसिस बनाना होता है तो उस समय जो है हेल्थ एजुकेशन ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द, क्योंकि अस्त व्यस्त हो जाता है डिजास्टर के बाद। तो ये जो हेल्थ का, एजुकेशन का जो काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, नॉर्मल एनवायरनमेंट जो क्रिएट करना है वो CDRI जो है अपने तहत रखी हुई है और वो उसी प्लान पे काम करती है। ठीक है। Now, within 2 to 3 years, the coalition aims to have a threefold impact of achieving considerable changes in member countries' policy frameworks, future infrastructure investments, and high reduction in economic losses from climate-related events and natural disasters across sectors. मैंने बताया कि रिहैबिलिटेशन करने का मतलब है कि जो काइंड ऑफ लोग हैं जो डिजास्टर में फंसे हुए हैं उनको जो है नॉर्मल से प्रोवाइड करना। तो जो CDRI है वो ये करता है कि 2-3 साल तक काइंड ऑफ फंडिंग जो है कुछ ऐसे लोगों को दे देती है जो कि डिजास्टर में कभी फंसे होंगे और उनकी वजह से उनके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी या फाइनेंशियल एक्टिविटी बिल्कुल भी खत्म हो गई होगी, तो उनको वो एक प्रकार से लोनिंग दे देते हैं या फिर पैसे प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि वो फिर से जो है अपने लाइफ को शुरू कर सके। और जब वो लाइफ अपना शुरू करते हैं तो वहां से नॉर्मल की ओर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर बीइंग डन बाय CDRI। ठीक है। CDRI will uphold conclusion में uphold UN Agenda 2030 principle of leaving no one, no place, no ecosystem behind, focusing on the most vulnerable regions and populations while enabling inclusive and deliberative process that recognize national and local efforts as primal. CDRI also functions as a clearing house of knowledge and expertise and provides a mix of country-specific and global activities. ठीक है। ये जो 2030 का एजेंडा है, ज्यादातर पेरिस क्लाइमेट चेंज का भी एजेंडा है 2030, सेंडाई फ्रेमवर्क का भी है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए है, तो इसकी जो प्लानिंग है इसके ही थ्रू CDRI भी UN एजेंडा के 2030 पे वो वर्क कर रहा है। और ओवरऑल जहां भी डिजास्टर अकर करता है वहां पे अपनी स्पेसिफिक टीम सेंड करके और लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन से, एजेंसी से उनको एक्यूमुलेट करके वहां से फंडिंग क्रिएट करके और फिर ऐसे लोगों को वो रिसाइड करती है। ठीक है, रिहैब करती है। तो दैट इज द ओवरऑल थिंग दैट इज बीइंग डन बाय द कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो दिस इज द कंक्लूजन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ओवरऑल जो हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है वो थ्रीफोल्ड है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन में फाइनली हमने बता दिया कि CDRI का ओवरऑल एजेंडा क्या है। तो दिस इज द ओवरऑल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट वाज रिलेटेड टू CDRI, दैट वाज डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मैं हर वीडियो में ये बता रहा हूँ कि लास्ट में 2 क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, उन 2 क्वेश्चंस का आप आंसर हमें लिख के भेजिए और हम उसको जो है इवेल्युएट करके आपको जो है वापस सेंड कर देंगे। उसमें हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि आपने जो आंसर लिखा है वो किस प्रकार से और चेंजेस होने चाहिए और कहाँ पे आप मार्क्स जो है बहुत अच्छे से फेच कर पाएंगे। ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, and all the best for your mains examinations.